नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना द स्किन बाय डॉक्टर कल्पना से। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल एक वेग टर्म है। इसको मेजरली हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहला टीलोजन एफ्लूवियम, यानी कि नॉर्मल तरीके से बालों का झड़ना, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दूसरा होता है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, महिलाओं में होने वाला गंजापन। और तीसरा होता है मेल पैटर्न बाल्डनेस, यानी कि पुरुषों में होने वाला गंजापन। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे टीलोजन एफ्लूवियम के बारे में। टीलोजन एफ्लूवियम के बारे में समझने के लिए या किसी भी तरह के हेयर फॉल के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमें हेयर साइकिल को समझना होगा, यानी कि आपके सिर में बाल किस तरह से बढ़ते हैं, किस तरह से गिरते हैं। एक तरह से आपके सिर में लगभग 1 लाख के आसपास बाल होते हैं, जिसमें से 90% बाल जो होते हैं वो एनाजन फेज़ में होते हैं। एनाजन फेज़ का मतलब वो फेज़ जिसमें बाल बढ़ती हुई स्थिति में होते हैं, यानी ग्रोइंग सिचुएशन में होते हैं, जिसमें बाल बढ़ते हैं। ये फेज़ 2 साल से 8 साल के बीच लास्ट करती है नॉर्मली लोगों में, यानी कि काफ़ी लंबी चलती है। दूसरी फेज़ होती है जिसको हम बोलते हैं टीलोजन फेज़, जिसमें आपके बाल जड़ को छोड़ते हैं और गिरते हैं। ये फेज़ करीब 3 महीने के आसपास, यानी कि 100 दिन के आसपास लास्ट करती है। और इस फेज़ में आपके बाल जड़ को धीरे धीरे छोड़ते हैं और गिरते हैं, और ये आपके सिर के करीब 10% बाल होते हैं जो ऐसे होते हैं। इसीलिए हम मरीज़ों से कहते हैं कि अगर एक दिन में आपके 100 बाल भी गिरते हैं तो ये नॉर्मल है, क्योंकि आपके करीब 10% बाल जो होते हैं वो एक समय में टीलोजन फेज़ में होते हैं, यानी कि उन्हें गिरना ही होता है, जो कि हेयर साइकिल का नॉर्मल हिस्सा होता है। लेकिन किन्हीं कारणों के कारण अगर आपके ज़्यादा बाल एनाजन से टीलोजन में शिफ्ट हो रहे हैं और ज़्यादा बाल आपका स्कैल्प छोड़ रहे हैं, तो इसको हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। टीलोजन एफ्लूवियम के कारण क्या क्या हो सकते हैं? टीलोजन एफ्लूवियम के बहुत नॉर्मल से कारण होते हैं, जैसे कि लंबे समय से चलने वाला स्ट्रेस। अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी हुई है, हाई ग्रेड फीवर हुआ है, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफॉइड, ऐसी किसी बीमारी के चलते आपको हाई फीवर हुआ है, अगर आपका कोई सर्जरी हुआ है जिसमें आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है, इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ चली हैं, अगर आपकी बॉडी में कुछ दवाइयाँ आप ऑलरेडी किसी बीमारियों के कारण ले रहे हैं, जैसे ब्लड थिनर्स हैं, जैसे रेटिनॉइड्स हैं, या जैसे आपके इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, बीपी की दवाइयाँ भी हैं, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिनके कारण भी हेयर फॉल होता है। और उसके अलावा अगर आपने सिर में कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराया, पार्लर ट्रीटमेंट, जिसके रिएक्शन के कारण आपके बाल झड़ रहे हैं। कई बार लोग हेयर डाई, हेयर कलर यूज़ करना शुरू करते हैं। अपेरेंटली आपको कोई इरिटेशन फील नहीं होता, लेकिन जड़ों के अंदर जाके वो डैमेज करना शुरू करता है, जिसके कारण बाल झड़ने शुरू होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपने बाल बहुत टाइट पीछे बांध लेते हैं, उसके कारण भी आगे के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों में थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों में लंबे समय तक आयरन की डिफिशिएंसी होने के कारण अनीमिया बना रहता है, जिसके कारण बाल झड़ते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं जिनके कारण बाल झड़ते हैं, जिसे हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। टीलोजन एफ्लूवियम में किसी एक जगह से बाल नहीं झड़ते, इस कारण आपको गंजापन या आपकी स्कैल्प की विजिबिलिटी पता नहीं चलती, लेकिन सब जगह से बाल झड़ते हैं पूरे सिर में से, जिसे हम डिफ्यूज़ हेयर लॉस कहते हैं। अब टीलोजन एफ्लूवियम, आप अगर अपनी नॉर्मल डाइट ठीक कर लें, बीमारी के 2-3 महीने बाद आपने अपनी बॉडी को प्रॉपरली अपना मेंटेन कर लिया हेल्थ, उसके बाद बहुत लोगों में ये रुक जाता है अपने आप। जैसे अगर किसी को बुखार के कारण, इन्फेक्शन के कारण अगर हो रखा है तो वो रुक जाता है, किसी को दवाइयों के कारण हो रखा है और अगर वो दवाइयाँ बंद कर दी जाएँ तो वो ऑटोमेटिकली 2-3 महीने में रुक जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं रुक रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, और आपके स्किन स्पेशलिस्ट फिर इस बात को असर्टन करेंगे कि ये टीलोजन एफ्लूवियम ही है या कुछ और दूसरी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हेयर फॉल होता है, जैसे कि गंजापन, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। उसके अलावा और भी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है जिसे हम ट्राइकोटिलोमेनिया कहते हैं। इसके अलावा डिफ्यूज़ एलोपेशिया एरेटा की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस में भी आपके आगे के बाल झड़ते हैं, जिन्हें हम ल्यूपस हेयर्स कहते हैं। तो एक स्पेशलिस्ट इस बात को समझ पाएगा कि ये इनमें से कोई और दिक्कत तो नहीं है, और अगर नहीं है, ये सिर्फ टीलोजन एफ्लूवियम है, तो फिर हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। और उन ब्लड टेस्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी पेशेंट को एनीमिया बना हुआ है तो हम उसका सीरम फेरेटिन लेवल चेक करेंगे, ताकि हमें पता हो कि उसमें आयरन डिफिशिएंसी तो नहीं। हम थायराइड टेस्ट करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि उसकी थायराइड डिस्टर्ब तो नहीं है। और इसके अलावा विटामिन डिफिशिएंसीज तो नहीं है, उसके लिए कुछ विटामिन B12, D3, जिंक, इन सब चीज़ों के हम विटामिन और मिनरल्स के टेस्ट कराते हैं।
और फिर उसके बाद अगर हमें रीज़न समझ में आ जाता है तो हम उसे करेक्ट करते हैं प्रॉपर डोसेज ऑफ मेडिसिन के साथ। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट्स एडवाइजेबल होते हैं वो होता है आपका सिंपल बायोटिन सप्लीमेंट्स, बायोटिन और जिंक के सप्लीमेंट्स देते हैं हम पेशेंट्स को। और फिर लगाने के लिए सिर में हम कुछ लोशंस देते हैं जो मिनॉक्सिडिल के लोशन होते हैं। मिनॉक्सिडिल के लोशन के बारे में बहुत सारी बिलीव्स हैं कि मिनॉक्सिडिल का लोशन जो है वो सिर्फ जब तक लगाओ तब तक फ़ायदा करता है, तो हमें इसे नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन आप ये समझिए कि टीलोजन इफ्लूवियम है ही एक लिमिटेड टाइम वाली प्रॉब्लम आपके, तो उस टाइम तक अगर आप लगा लेंगे तो वो फेज़ आपका निकल जाएगा और आपके बाल वापस से ग्रो कर जाएंगे। टीलोजन इफ्लूवियम में मिनॉक्सिडिल कैसे काम करता है? मिनॉक्सिडिल का काम होता है वो ज़्यादा बालों को टीलोजन से एनाजिन की तरफ शिफ्ट करता है और आपके बालों की जड़ों की तरफ ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इसीलिए कई बार जब लोग मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू करते हैं तो एकदम से शुरुआत में बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो टीलोजन में बाल थे वो सडनली उन सबको एनाजिन में शिफ्ट करता है, तो टीलोजन के बाल झड़ते हैं और उसमें से एनाजिन की नई ग्रोथ आती है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। इसका मतलब आपकी दवाई काम कर रही है। फिर उसके अलावा कुछ सीरम्स होते हैं कैपेक्सिल, प्रोकैपिल वाले, जो हम एडवाइस करते हैं, जो आपके बालों को और आपके रूट्स को नरिश करते हैं। इसके अलावा अगर इससे भी लगता है कि आपको प्रॉपर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे कि पीआरपी में हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स और प्लेटलेट्स जो है उनको रिमूव करते हैं और हाई कंसनट्रेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स एंड प्लेटलेट्स को हम फिर आपके सिर में इंजेक्ट करते हैं, जिससे आपके ब्लड में नई ब्लड वेसल्स बनती हैं आपके बालों की तरफ और आपके जो फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ प्रॉपर होती है। फिर अगर उसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे कि स्टेम सेल मेसोथेरेपी, जिसमें बोटेनिकल स्टेम सेल्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, मिमिकिंग पेप्टाइड्स होते हैं। ये इंजेक्शंस भी हम आपके सिर में लगाते हैं और फिर वही होता है, ट्रॉमा के कारण नई ब्लड वेसल्स बनती हैं बालों में रूट्स की तरफ, और उसके अलावा इन सब चीज़ों के कारण आपकी फॉलिकल में नरिशमेंट होता है और आपका फॉलिकल जो है वो वापस हेल्दी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट होता है जिसे हम लो लेवल लाइट थेरेपी कहते हैं, जिसमें हम 630 to 670 नैनोमीटर वाली डायोड लेज़र जो है उसको आपके सिर में देते हैं। हेलमेट की फॉर्म में होता है वो, जिसको हम आपके सिर पे सिकाई करते हैं। इससे अगेन आपके बालों की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और आपके बालों की ग्रोथ मेंटेन होती है। पीआरपी, मेसोथेरेपी या लो लेवल लाइट थेरेपी, ये टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें हमें मल्टीपल सेटिंग्स करनी होती हैं पेशेंट्स की। और इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के साथ कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। सबसे पहला, अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लाइफस्टाइल को कंट्रोल कीजिए और अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। अगर आपको आयरन डिफिशिएंसी जैसी प्रॉब्लम है तो अपनी डाइट को बैलेंस कीजिए और अपनी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करके और अपनी एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करिए। उसके अलावा अगर आप बहुत बार बार ब्लो ड्राई करते हैं अपने बालों को, अगर आप रेगुलर केमिकल ट्रीटमेंट्स कराते हैं, पर्मिंग कराते हैं, कोई और हीटिंग ट्रीटमेंट्स कराते हैं, ये सब मत कराइए। अगर आप अपने बालों में हेयर डाई करते हैं, कलर करते हैं, तो इसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी ऑलरेडी कमज़ोर पड़ी हुई रूट्स को और ज़्यादा डैमेज कर देती हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बालों को बहुत टाइट करके पीछे बांधते हैं तो इन्हें मत बांधिए, क्योंकि इससे आपकी हेयर लाइन पीछे की तरफ रिसीट हो जाएगी। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, इन बेसिक चीज़ों को मेंटेन कीजिए, अपने स्कैल्प को प्रॉपरली क्लीन कीजिए। अगर उसमें डैंड्रफ या ऐसे कोई और इन्फेक्शन पड़ा हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट कराइए। अगर आपको थायराइड की दिक्कत है तो अपने थायराइड का हर 6 मंथ्स में टेस्ट कराइए और अपने डोज को प्रॉपरली रेगुलराइज कराइए। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने बालों की ग्रोथ को प्रॉपरली मेंटेन कर पाएंगे। एटलीस्ट टीलोजन इफ्लूवियम की सिचुएशन को आप बहुत आसानी से रिवर्स कर पाएंगे। धन्यवाद।